बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? जी, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की मज़ीद कुछ बात करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हमने एटॉमिक थ्योरी की बात की थी, जॉन डाल्टन और डेमोक्रिटस की। आज हम फर्दर और देखते हैं कि कितना क्या-क्या काम हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे और क्या-क्या डिस्कवरीज ऐसी थी जो बाद में आगे चलते हुए हमें नजर आई। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं विलियम थॉमसन। इनको लॉर्ड केल्विन भी कहा जाता है। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे। इन्होंने जो एटम का हमें एक मॉडल दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल हम डिस्कस कर चुके। सब एटॉमिक पार्टिकल उस वक्त तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये डिस्कवर हो चुके थे जब इन्होंने अपना ये एटॉमिक मॉडल पेश किया। उस वक्त तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी। अब लॉर्ड केल्विन का जो ये एटॉमिक मॉडल है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इनका कहना ये था कि जैसे आपने पुडिंग, आपके घर में जो स्वीट डिश बनती है, अगर आपको पुडिंग से समझना है तो आप कस्टर्ड समझ लें, फ्रूट कस्टर्ड समझ लें, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। या आप इसको ऐसे समझें कि उन्होंने जो कहा वो पुडिंग है, वो पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज मटेरियल है और उसके अंदर जो प्लम्स हैं, या सपोज आप फ्रूट कस्टर्ड ले रहे हैं तो पूरा का पूरा जो आपका कस्टर्ड है वो आपका पॉजिटिव चार्ज मटेरियल है और उसके अंदर जो फ्रूट्स हैं आपके, वो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर स्कैटर्ड है, इम्बेडेड है, ठीक है। तो इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल रखा गया। एक और इसकी अच्छी सी एग्जांपल आपको वाटरमेलन से समझ आती है। वाटरमेलन को देखिए, इसका ये जो पूरा रेड सा ये पार्ट है, ये सब इसको आप समझें आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो सीड्स इसके अंदर स्कैटर्ड हैं, ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ठीक है जी, समझ आती है ये बात? समझ आती है या कोई इशू यहाँ पे? अच्छा, इनका ये जो मॉडल था, इसको जे जे थॉमसन ने भी सपोर्ट किया। एक और जो बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बात भी समझ आती है क्योंकि आपको पता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। नेट चार्ज जो है वो एटम का क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम क्वांटिटी में होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। अब ये जो इनका मॉडल था, उस वक्त जब इन्होंने पेश किया, जे जे थॉमसन ने सपोर्ट भी किया इसको, लेकिन ये फेल हो गया। रीजन ये था कि बहुत सारे और भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कुछ बातें इनकी सही और कुछ गलत है। जैसे जो इन्होंने बात की कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, ये बात इनकी करेक्ट थी। लेकिन जो इन्होंने कहा कि पूरा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ये बात इनकी गलत साबित हो गई। अब ये कैसे गलत साबित होगी, आगे चलते हैं हम एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है इसका, गोल्ड मेटल फॉयल का। इन्होंने सोचा कि एग्जैक्टली जो है इलेक्ट्रॉन है किस जगह, उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि थॉमसन की जो थ्योरी आ चुकी थी प्लम पुडिंग मॉडल की, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है पॉजिटिव पुडिंग के अंदर लाइक अ प्लम। तो रुदरफोर्ड को एक ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना किसी ऐसी चीज को इसके अंदर शूट करूं जो जाके स्ट्राइक करे इलेक्ट्रॉन्स की सरफेस पर, ठीक है, और पता चल जाए कि इनकी पोजीशन करेक्टली है कहाँ। तो रुदरफोर्ड का ये जो आइडिया था कि मैं किसी चीज को शूट करूं, उन्होंने इसके लिए अल्फा पार्टिकल को लिया, अल्फा रेडिएशन, और गोल्ड मेटल फॉयल, गोल्ड की एक पतली सी शीट ली, उसके ऊपर उन्होंने इसको सोचा अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करने का। ये है जी उन्होंने अपरेटस जो यूज किया। देखिए यहाँ पे, एक तो उन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसको उन्होंने एक लेड ब्लॉक के अंदर रखा। यहाँ आपको नजर आ रही है एक पतली सी शीट गोल्ड फॉयल, गोल्ड मेटल की, और ये एक उन्होंने यहाँ लगा दी फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अच्छा, अब कुछ बात हो जाए अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं जी, +2 चार्ज होता है इनको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं।
4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इनका होता है, ठीक है। आप इसको दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम में आपको पता है 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। आप उसके शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बाकी आपके पास क्या बच गए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल जाने से, सिर्फ 2 प्रोटॉन अंदर बच जाने से चार्ज आ गया +2। अल्फा पार्टिकल की हमने बात की, चार्ज +2 है, ठीक है। और अगर हम उसके मास की बात करते हैं, आप प्लस कर दीजिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को, तो 4 AMU बन गया इनका मास भी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जब इस एक्सपेरिमेंट को वो करने गए तो उनके माइंड में ना एक हाइपोथेसिस था। अब उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, ये एक्सपेक्टेशन थी उनकी। रीजन क्या था इस एक्सपेक्टेशन का, उन्होंने ये सोचा कि अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन वेरी मच, दे कैन इजीली पास थ्रू इट, ठीक है। रीजन रीजन ये था कि चार्ज उन्होंने सोचा इवनली स्प्रेड है अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, ठीक है जी। ये इनका हाइपोथेसिस था, ठीक है, कि मैं जब अल्फा पार्टिकल को शूट करूंगा तो इस तरह वहां से गुजर जाएंगे क्योंकि चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हुआ क्या, देखिए जब वो एक्सपेरिमेंट करने गए तो हुआ क्या, आपने देखा कि सारी की सारी जो रेज हैं, यहाँ इस एनिमेशन में आप गौर से देखिए, जब वो अल्फा पार्टिकल्स वहां से निकल के आ रहे हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा है अल्फा पार्टिकल का सोर्स, यहाँ से पार्टिकल्स जब आ रहे हैं निकल के इस गोल्ड मेटल फॉइल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ देखिए इसको एनिमेशन में, सारे के सारे स्ट्रेट पास आउट नहीं हो रहे वहां से, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये देखें कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं इसमें से जो बाउंस बैक हो जाएंगे, वापस टर्न बैक हो जाएंगे, ठीक है। इस बात से उन्होंने क्या अक्स किया, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कहा कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी कि, और आप भी इस डायग्राम इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि 99 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, निकल के सीधे चलते चले गए। लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्टेड हुए, ठीक है, डिफ्लेक्टेड हुए, और वेरी फ्यू ऐसे थे जो वापस बाउंस्ड बैक भी हुए, ठीक है। और वो जो बाउंस बैक हुए वो एक लार्ज एंगल पे बाउंस बैक हुए, आप उसको ये भी कह सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो इस बात से उन्होंने क्या कहा कि एटम जो है ऑलमोस्ट वो एम्प्टी है, और उसके बीच में हिस्सा जो है वो एक पॉजिटिव पीस है सेंटर में, ठीक है। तो अब जब अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिव सेंटर के करीब जब गए तो वहां से वो क्या हो गए, बाउंस्ड बैक हो गए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड करें, समझ आती है बात। ये देखें, उन्होंने कहा मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स यहां से गुजरते चले गए, ठीक है जी। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट भी हुए, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और वेरी फ्यू कुछ ऐसे भी थे जो बाउंस्ड बैक हुए लार्ज एंगल पे। यहां तक बात समझ आती है, कोई इशू, ठीक है। अब इन सारी बातों से उनका कंक्लूजन क्या निकला, क्या कंक्लूड किया उन्होंने, he said most part of the atom is empty। रीजन मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वहां से पार्टिकल्स ज्यादातर सीधे सीधे गुजर गए। फिर उन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर बहुत स्मॉल एरिया में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। रीजन क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल वहां से बाउंस्ड बैक हुए थे,
अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और जो बीच में सेंटर में स्मॉल डेंस एरिया है जहां पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों का आपस में टकराव हुआ, वहां से टकरा कर वो वापस आ गए। ठीक है, ये बात समझ आई। और उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है, जो छोटे से हिस्से में है वहां पर एटम के अंदर, वो हैवी है। क्यों हैवी है, कैसे पता चला हैवी है? भाई हमने अभी तो कहा था अल्फा पार्टिकल हैवी होते हैं, तो वो किसी हैवी चीज से जाके स्ट्राइक करके टकराए होंगे तभी तो वापस पलटे ना, वरना तो वहां से आगे निकल जाते। वो आगे उसको रास्ते में कोई हैवी रुकावट मिली, उससे टकरा कर वो वापस पलट आए। ठीक है जी। इसी हैवी चीज को उन्होंने क्या कहा कि वो क्या है, न्यूक्लियस। जो अभी मैंने पीछे आपको डायग्राम में और एनिमेशन में दिखाया, उसको उन्होंने प्लस चार्ज के साथ एक सर्कल में रख के शो किया हुआ था। ठीक है जी। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या है, वो इक्वल है। ठीक है जी। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। और एक तो ये बात वो कर चुके थे कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप न्यूक्लियस को एक क्रिकेट बॉल एज्यूम कर लें, आप समझे कि न्यूक्लियस इज लाइक अ क्रिकेट बॉल, तो वो जो एटम है, वो पूरे का पूरा एटम, इट इज लाइक अ ग्राउंड। और उसकी लेंथ कितनी है, हर हर डायरेक्शन में 5 किलोमीटर तक है। इतना बड़ा है एटम, और उसके कंपैरिजन में इतना छोटा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज लाइक अ क्रिकेट बॉल एंड एटम लाइक अ ग्राउंड, 5 किलोमीटर वाइड इन एवरी डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में 5-5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बात इन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इस मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा गया। कि जैसे सूरज है, उसके गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बातें तो उनकी अच्छी थी, बड़ी मानी भी गई, लेकिन इसके अंदर भी कुछ वीकनेसेस आ गई, कुछ फॉल्ट्स निकल आए। क्योंकि मैंने आपसे बात की कि बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट और भी थे। एक थ्योरी थी मैक्सवेल की, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी कहा गया। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, आपको पता है तो चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी चेंज भी हो रही होगी। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है। तो ये एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो गया। ठीक है। अब जब ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, इट इमिट्स एनर्जी। अब अगर ये एनर्जी कंटिन्यूस इमिट करता रहेगा तो वो डिक्रीज होती चली जाएगी। एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होगा, जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है वो स्मॉलर होता चला जाएगा, और वो स्मॉलर होने से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन द न्यूक्लियस, फिर तो ये कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। अकॉर्डिंग टू तो मैक्सवेल थ्योरीज को ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो वीकनेस क्या थी रुदरफोर्ड के मॉडल में? रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को बयान करने से कासिर था। ठीक है। फिर एक और चीज, ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम पता है ना,
आपने वो प्रिज्म में देखा होगा कि जब भी हम वाइट लाइट पास करते हैं प्रिज्म से, तो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्कैटर्ड हो जाती है, जो रेनबो कलर्स होते हैं विबग्योर के, ठीक है, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। इसी तरह एटम में होता है। एटम में भी लाइन और डिस्क्रीट दो तरह के स्पेक्ट्रम बन रहे होते हैं। अभी जाहिर सी बात है हमारा स्पेक्ट्रम का टॉपिक इस वक्त है नहीं, हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में हम स्पेक्ट्रम को, जब हमारी ये बात होगी इसके हवाले से, तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो इनका एटॉमिक मॉडल था, जो रुदरफोर्ड की बात थी, वो इस स्पेक्ट्रम को, एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इनकी वीकनेस थी रुदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको यहां तक समझ आया होगा। आज हमने प्लम पुडिंग मॉडल की बात की, एटॉमिक मॉडल की, और उसके बाद हमने रुदरफोर्ड का फेमस गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट स्टडी किया। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और मज़ीद बातें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।